नमस्कार। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। खास खबर में आज हम बात करेंगे राजनीतिक दलों में चुनावी माहौल के बीच चल रही अंदरूनी खींचतान की। सियासी माहौल चल रहा है। कांग्रेस, बीजेपी और उसके बीच में आम आदमी पार्टी राजस्थान में अपनी सियासी गणित बिठाने को लेकर तैयारी शुरू कर चुकी है। लेकिन इस बीच चुनौतियां क्या एक दूसरे से राजनीतिक दलों को हैं या फिर उन्हें कुछ अंदरूनी राजनीतिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। सिर्फ सामने राजनीतिक दल उनका दूसरा धुर विरोधी ही नहीं है, अब दलों के अंदर भी उनके धुर विरोधी उनके लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। ऐसे में जिन चुनावी वादों के साथ राजनीतिक दल चुनावी मैदान में उतरेंगे, क्या उन पर खरे उतर पाएंगे? चुनौती कौन सी बड़ी होगी, अंदरूनी राजनीति या फिर बड़े सियासी दल जो सामने चुनावी ताल ठोक रहे हैं? इन सभी मुद्दों को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले जो पैनल जुड़ा हुआ है उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी नेता के तौर पर मयंक त्यागी जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ कांग्रेस प्रतिनिधि के तौर पर राजेंद्र आर्य जी भी जुड़ेंगे और बीजेपी प्रतिनिधि के तौर पर भी हमारे साथ एक मेहमान कुछ देर में जुड़ेंगे। मयंक त्यागी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मयंक जी, शुरुआत हो रही है राजनीति की राजस्थान में आपकी। दिल्ली के बाद आपने पंजाब में जो प्रदर्शन किया है वो सभी ने देखा है। लेकिन देखिए, हर जो राज्य है उसकी जो राजनीतिक जमीन होती है, वहां का जो राजनीतिक माहौल होता है कुछ अलग होता है, बाकी से इतर होता है। आपको क्या लगता है, राजस्थान में आप किस मुद्दे को लेकर अपने आप को मजबूत पाते हैं और क्यों आपको लगता है कि आप कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सेंधमारी करते हुए अपने प्रदर्शन को यहां पर बेहतर कर पाएंगे? देखिए सर, हमारी तो पूरे देश में सिर्फ एक ही जिद है, जो माननीय अरविंद केजरीवाल जी की जिद है। वो चाहते हैं कि इस देश के साथ धोखा होना बंद होए, लोगों को धर्म के नाम और चीजों के नाम पर बांटने की राजनीति से बाहर निकालकर जो एक्चुअल मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, जो जरूरत है इस देश को, जैसे नई पीढ़ी को किस तरह से अच्छी शिक्षा दी जाए, कैसे लोगों के जीवन को सरल बनाया जाए, कैसे बेसिक जो रिक्वायरमेंट है आज की तारीख में, जैसे कभी रोटी कपड़ा और मकान के लिए देश ने आंदोलन किया था, लोगों ने जिद कर पकड़ी थी और उसको एक बेसिक नीड बनाकर आगे बढ़े थे, ऐसे आज शिक्षा को अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि आप इसको बेसिक नीड बनाइए और जरूरत बनाइए, क्योंकि वो कहते हैं कि आप आते हैं, वादा करते हैं कि हम देश को बना देंगे, ये बना देंगे। भैया, आप एक आदमी दो आदमी से देश नहीं बनता। मैं जी ये आपका सियासी, ये आप मुद्दों की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ऐसा कौन सा चेहरा भी आप सामने रखेंगे? देखिए, अब दिल्ली में आपके पास अरविंद केजरीवाल खुद थे, उसके अलावा भी कई चेहरे आपके पास थे। अगर हम पंजाब की बात करें तो भगवंत मान को आपने फ्रंट में रखा। वो चेहरा आपकी राजनीतिक जमीन को वहां मजबूत करने के लिए शुरुआती दौर में सबसे पहले जरूरी होता है। राजस्थान में ऐसा कोई चेहरा फिलहाल कोई नजर नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है, राजस्थान में बिना चेहरे के आप अपनी सियासी जमीन कैसे मजबूत कर पाएंगे? मुद्दे अपनी जगह सही है। अरविंद केजरीवाल जी इतना बड़ा चेहरा है, इतना बड़ा चेहरा है कि हमें किसी और की जरूरत ही नहीं है। आप कह रहे हो हमारे पास चेहरा नहीं है, हमारे पास 7 करोड़ चेहरे हैं इस प्रदेश में। 7 करोड़ चेहरे हैं जो लोग सचमुच चाहते हैं कि प्रदेश की राजनीति को बदला जाए और लोगों के लिए काम किया जाए। हम लोग यहाँ पर चेहरा बनने के लिए नहीं आए हैं, ना हम लोग चेहरा बनने के लिए राजनीति करने की अपेक्षा। हम लोग लोगों के लिए काम करने के लिए यहाँ पर आए हैं और इस पार्टी के लिए तन मन धन से हम लोगों की टीम पूरी लगी हुई है। और सिर्फ एक अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा इतना बड़ा चेहरा है जिसके आगे किसी और दूसरे चेहरे ना तो अभी कोई टिक रहा है, ना किसी और चेहरे की हमें जरूरत महसूस है। मयंक जी, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ बीजेपी से शैलेंद्र धावाई जी भी जुड़ गए हैं। धावाई जी, आप एक तो मोबाइल का रोटेशन ऑन करके मोबाइल को आप रोटेट कर लीजिए ताकि आपका पूरा चेहरा हम देख पाए। रोटेशन ऑन कर लीजिए इसका। और जी बिल्कुल, और थोड़ा सा सामने रखें आपके ताकि हम फ्रंट से फेस आपका देख पाए। ओके, शैलेंद्र जी आपके पास लौटना चाहेंगे। अभी देखिए, कांग्रेस और बीजेपी
अभी फिलहाल अपनी प्रमुख भूमिका में यहाँ पर अपने आप को देख रही हैं राजस्थान में। लेकिन अभी इन दिनों में जो भी सियासी दौरे शुरू कर दिए गए हैं, हालांकि 2023 को लेकर अभी वक्त है, लेकिन फिर भी इतनी जल्दी तैयारी शुरू कर दी गई है। लेकिन इन चुनावी दौरों में ये देखा जा रहा है कि अभी से मंच पर कुछ चेहरे नजर आते हैं और कुछ विरोधी चेहरे ऐसे होते हैं जो उस मंच से नदारद रहते हैं, जबकि वो उनका इलाका है, वो उस इलाके वो उनका गढ़ माना जाता है। लेकिन जब उस चुनावी दौरे में कोई दूसरा नेता दूसरे इलाके से पहुंचता है उन्हीं की पार्टी का, तो वो अलग हो जाते हैं। आपको लगता है कि ऐसे में मंच से अगर सही बात सामने नहीं जाएगी, आपकी अंदरूनी राजनीति अगर सामने निकलकर सामने आएगी, तो आप अपनी अंदरूनी राजनीति से मुकाबला करेंगे, या फिर कांग्रेस या आम आदमी पार्टी तथाकथित तौर पर, अगर आप उसको कहते हैं कि तथाकथित पार्टी है, अभी उसका जमीन यहाँ नहीं है, तो आपके लिए चुनौती वहां पर कम नहीं होती? देखिए, जो भी पॉलिटिकल पार्टी का राजनीतिक नेतृत्व होता है या राजनेता होता है, उसके दौरे होते रहते हैं। वो दौरे, चाहे वो कोई सामाजिक कार्यक्रम का दौरा हो या कोई देव दर्शन का दौरा हो या कोई उनका निजी कार्यक्रम का दौरा हो, वो दौरे होते रहते हैं और वो अपने कार्यकर्ता और जो उनको चाहने वाले हैं उनसे उनकी मीटिंगें होती रहती है, मुलाकातें होती रहती हैं। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के चाहे हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो वसुंधरा राजे जी, उन्होंने भी, उनका भी दौरा रहा, वो देव दर्शन के लिए गई। चाहे कांग्रेस के सचिन पायलट जी हो, वो सामाजिक कार्यक्रम में गए। तो ये नेताओं के दौरे रहते हैं। और जिस हिसाब से आपने भी देखा होगा कि हमारे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे और वहां से हमने चुनावी शंखनाद कर दिया है और हम सब चुनावों की तैयारी में लग चुके हैं। और आपने देखा होगा उसी कड़ी में अभी जो राजस्थान के हमारे प्रभारी हैं अरुण सिंह जी, वो आए थे और उन्होंने पूरी कार्यकारिणी की मीटिंग ली और कार्य समिति की बैठक ली और उसमें पूरी चर्चाएं हुई कि भाई आगे चुनावों में किस तरह से हमको संगठन को मजबूत करना है। और जो बूथ रह गए थे, जहां हमारे को बूथ मैनेजमेंट समितियां बनी हुई हैं, उनमें 90% से ज्यादा काम तो हो चुका है और उनको कैसे गति देनी है, और जो पन्ना प्रमुख है वो भी काम सिलसिले से चल रहा है। तो ये तमाम बातें हैं। और जी किस हिसाब से जो गहलोत सरकार अभी चल रही है, उस गहलोत सरकार के खिलाफ जी इनको आधिकारिक दौरे की स्वीकृति क्यों नहीं, मान्यता क्यों नहीं दी जा रही? इनको निजी दौरे क्यों कहा जा रहा है? निजी दौरे देव दर्शन यात्रा हो सकती है, लेकिन जब आम सभा को वहां पर वो संबोधित कर रहे हैं नेता, तो ऐसे में उसे आधिकारिक तौर पर बीजेपी की सभा मानने से क्यों इनकार किया जा रहा है? नहीं, देखिए, वो कोई ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं है। कोई भी अगर ऑफिशियल प्रोग्राम होता है वो पार्टी कार्यालय से जारी होता है और वो जो पदाधिकारी होता है, जो उसकी अथॉरिटी होती है, अधिकारिता होती है, वही जारी करता है। और अगर हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, राज्य स्तर के नेता हैं, अगर वो प्रोग्राम में जाते हैं और वहाँ भीड़ इकट्ठी होती है क्योंकि कार्यकर्ता है, उनका जुड़ाव रहता है और वो उनसे संवाद करना चाहते हैं, तो इसलिए उनका, जैसे उन्होंने पहले भी उनका एक प्राइवेट दौरा निकला था देव दर्शन का, पहले भी उन्होंने देव दर्शन किए हैं अलग अलग संभागों में, तो उनका एक निजी दौरा था देव दर्शन का। और उसमें कार्यक्रमों में आपने देखा होगा कि कार्यकर्ता जुटते हैं और अपने नेता से मिलना और संवाद करना ये मामूली बात है, आमतौर ये नॉर्मल बात है। इसको आपको उस दृष्टि से नहीं सोचना चाहिए। जो भी अगर आधिकारिक दौरा होता है तो वो प्रॉपर चैनल से निकलता है और वो अधिकारी जो व्यक्ति होता है वहीं से निकलता है, पार्टी कार्यालय से निकलता है। चलिए राजेंद्र जी, कुछ मैं इसी तरह की चुनौतियां कांग्रेस में भी देख रहा हूं। अभी पिछले कुछ दिनों में जिस तरह के बयान सामने आए हैं, आपने देखा होगा कि माकन यहाँ पर आए थे, मिलकर गए थे, बुलाया था उन्होंने, लेकिन उस दौरान कहाँ मीटिंग होनी थी, कहाँ मीटिंग हुई, और उसके बाद बयानबाजियां शुरू हो गई थी। चाहे हम धारीवाल की बात करें, महेश जोशी की बात करें, उधर सोशल मीडिया पर भाकर और इंद्राज गुर्जर उनकी बात करें, या फिर गुढ़ा के बयानों की बात करें, ये बयानों से पार पाना आपके लिए सबसे पहली चुनौती है। आपको नहीं लगता कि सबसे पहले आपको इनका सामना करना पड़ेगा, उसके बाद आपको लगता है कि आप सियासी जमीन को लेकर या फिर चुनावी 2023 के मिशन को लेकर काम कर पाएंगे? देखिए प्रभात जी, निश्चित रूप से जहां तक अब 4 साल पूरे होने वाले हैं, दिसंबर में 4 साल पूरे होंगे, और उसके साथ में जितने हमने बजट घोषणाएं की थी या हमने जो चुनावी वादे किए थे हमने जन घोषणा पत्र में, उसमें हमने अधिकांश वादे पूरे कर दिए और उनका पूरा का पूरा एक मतलब विस्तार से उनकी सूचना भी वेबसाइट पर उपलब्ध है, संबंधित मंत्रालयों के संबंधित विभागों की वेबसाइट पर। और जहां तक माननीय मुख्यमंत्री जी की बात है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी शायद ही कोई दिन ऐसा जो गुजरता है जिस दिन कोई लोक कल्याणकारी या जनहितैषी घोषणा या उसका लोकार्पण या उसकी मतलब उसके अंदर। लेकिन जवाब तो जो मेरा सवाल था उनके भी तो जवाब देने पड़ेंगे ना, पहले सवाल तो वो भी उठ रहे हैं। नहीं, सवाल देखिए, मेरी बात सुनो, डेवलपमेंट से बड़ा कोई सवाल नहीं है। जनता को चाहिए डेवलपमेंट,
और डेवलपमेंट निश्चित रूप से हो रहा है। चाहे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी की बात हो, तो ये राजस्थान पहला प्रदेश है जो कि शहरी क्षेत्र के अंदर रोजगार की गारंटी दे रहा है। उसके साथ इंदिरा रसोई की बात है, 800 से ज्यादा इंदिरा रसोइयां खुल चुकी है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक योजनाएं अच्छी हैं, माना जा रहा है इस बात को कि योजनाएं अच्छी हैं। योजनाएं अच्छी है, तो उन्हीं का धरातल पर उन योजनाओं को पहुंचाने के लिए सभी लोग, सभी मंत्री, सभी संगठन के लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा होगा राजनीतिक नियुक्तियां, हर तबके के लोगों की राजनीतिक नियुक्तियां हुई है। उसके बाद कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को फिर एडवाइजरी क्यों जारी करनी पड़ती है? उनको भी डर लगता है कि अगर इनके बयान सामने आएंगे तो राजनीतिक दलों में जो भी केंद्रीय नेतृत्व है, आला कमान है, उनको जो भी निर्देश है वो देते हैं और उन्हीं निर्देशों के अनुसार सब लोग उनकी पालना करते हैं। तो निश्चित रूप से आज जहां तक डेवलपमेंट की बात है ना, तो डेवलपमेंट में आपको कहीं पे भी कोई चीज की कमी नजर नहीं आएगी। चाहे ओल्ड पेंशन की बात हो, चाहे सारे के सारे जो वादे हमने किए हैं, करीबन 80 से 85% वादे हम पूरे कर चुके हैं। और पिछला बजट हमारा किसानों को समर्पित था, अगला बजट हमारा युवाओं को समर्पित रहेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री लगातार अपनी बजट घोषणाओं के ऊपर वर्क कर रहे हैं, ग्रास रूट पे जा रहे हैं। चाहे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के अंदर आपने देखा करीबन 30 लाख से ज्यादा लोगों ने उसमें भाग लिया, और अब शहरी ओलंपिक की भी तैयारियां चल रही है। तो निश्चित रूप से खेलों के माध्यम से हमारे जो नागरिक हैं उनका हैप्पीनेस इंडेक्स भी बढ़ता है और उनके स्वास्थ्य में भी आमूलचूल बदलाव आता है। जी मयंक जी, दिल्ली में फिलहाल जो भी चल रहा है, आप इसको केंद्र की राजनीति को लेकर उन पर आरोप लगा सकते हैं कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, आईटी, इनसे घेर कर और सियासत को परेशान करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब दिल्ली में आपके जो विधायक हैं, आपके जो मंत्री हैं, उन पर लगातार आरोप लग रहे हैं, सलाखों के पीछे वो जा रहे हैं, उन पर कोर्ट में केस चल रहे हैं, ऐसे में आपको लगता है कि अभी राजस्थान में थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा सा और माहौल सही होना का इंतजार करना पड़ेगा? दिल्ली के जो हालात हैं वो आपके लिए यहाँ पर एक बड़ी चुनौती के तौर पर सामने आएंगे, बाकी मुद्दे तो फिर उससे स्वयं दर्जे पर जाएंगे। नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आज जैसे आज आप भी एक न्यूज एंकर हैं, आप बोलिए 3 दिन लगातार कुछ मोदी साहब के खिलाफ बोलिए, आपके पास ईडी से सब फोन आ जाएंगे, पूछेंगे आप कहाँ बैठे हैं, क्या चल रहा है, वो ढूंढेंगे कि आप किस तरह कर रहे हो। क्या आप देखिए, इन बातों से घबरा कर अगर आप जनप्रतिनिधि बनकर आप जनता के लिए चुने गए, आप माननीय मोदी जी की हाँ में हाँ भरकर आप क्या इस देश को खत्म करने की तैयारी में है क्या अपन सब? अगर हम लोगों को जेल जाना पड़ेगा तो जाएंगे, हम लोगों को पे कार्रवाई होगी तो भुगतेंगे, पर हम इस चीज का स्वीकार कभी नहीं कर सकते कि मोदी जी जो बोले उसको हम हाँ में हाँ रखें, क्योंकि हम यहाँ पे उनकी हाँ में हाँ भरने के लिए नहीं। अगर वो जन कल्याण काम भी करेंगे तो हम हमेशा उनका समर्थन करेंगे, उसकी बढ़ाई करेंगे, बट अगर वो गलत करेंगे तो आम आदमी पार्टी उसके सामने खड़ी होगी, चुनौती पेश करेगी, चाहे वो हमारे कितने भी विधायक, मंत्री, नेता किसी को भी जेल पहुंचा दे। आप मान के चलिए, आम आदमी पार्टी के साथ 2-2, 3-3, 4-4 प्रदेशों में, आज आपको मालूम है 20 प्रदेशों में हमारे जनप्रतिनिधि हैं। अब इस ताकत को ना तो मोदी जी रोक सकते हैं, ना भाजपा रोक सकती है, मतलब किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वो आम आदमी पार्टी को बढ़ने से रोके। और हमारे बीच में लेकर कोई घबराहट नहीं है, कोई संशय भी नहीं है। हमने मालूम है कि आज हम उनके सामने खड़े हुए हैं तो कल हमें कोई ना कोई चुनौती फेस करनी पड़ेगी, और उसके लिए हम बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर है, हमें इस चीज की कोई चिंता नहीं है। बट कहीं पर भी अगर जनता विरोधी कोई काम होगा तो हम उसके लिए सामने आएंगे, बार बार सवाल खड़े करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, और इस बात से हम रुकने वाले और डरने वाले बिल्कुल नहीं। शैलेंद्र जी, राज्य की जो सभाएं, जी मयंक जी लौटूंगा आपका। शैलेंद्र जी, अभी राज्य की जो सभाएं चल रही हैं, एक सभा के दौरान आपके मैं इस वजह से ये सवाल पूछ रहा हूं कि आपके कई नेता हैं जो छोड़कर गए हैं लेकिन घर वापसी का इंतजार कर रहे हैं। उसमें अगर हम राजकुमार रेणवा की बात करें, चाहे हम बात करें सुरेंद्र गोयल की, या फिर हम बात करें देवी सिंह भाटी की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने मंच साझा किया था अभी राज्य के साथ, लेकिन ये कहा जा रहा है चूंकि उन्होंने मंच साझा कर लिया और उनके जो घुर विरोधी हैं वो हैं अर्जुना मेघवाल, और वो फिलहाल जो बीजेपी ज्वाइनिंग कमेटी है, उस बीजेपी ज्वाइनिंग कमेटी को उसके वो मेंबर हैं। तो ऐसे में कैसे तो घर वापसी हो पाएगी और कैसे आप बीजेपी को मजबूत कर पाएंगे? तो पहले तो घर वापसी, बीजेपी को अंदरूनी तौर पर मजबूत करना और उसमें जो बिखराव हो रहा है उसको साधने के लिए उन दो बड़े नेताओं को एक साथ मंच पर, कहीं ना कहीं किसी न किसी मंच पर, या फिर आप जैसा आपने कहा कि आधिकारिक तौर पर कोई एक कार्यक्रम जारी करते हुए उनको साझा मंच उपलब्ध करवाएं, तब जाकर आप इस रफ्तार को और तेज कर पाएंगे जहां पर 2023 के मिशन को। शैलेंद्र जी।
देखिए, जैसा मैंने आपको बताया जी हमारी जो राज्य प्रभारी है उनकी कार्यकारिणी, उनके नेतृत्व में राजस्थान की कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी और उसमें ये चर्चा भी निकल कर आई थी और उसके दौरान एक कमेटी बना दी गई। वो कमेटी निश्चित तौर पर इस पे विचार करेगी और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब, वो भी, उनका भी दौरा है, वो भी प्रवास पर आ रहे हैं 20-21 अक्टूबर को, और वहां पे कोई चर्चा होके कोई भी निर्णय होगा वो आपके सामने, आपके समक्ष आ जाएगा। और मैं जहां तक बता दूं कि अभी 3.25 साल निकल चुके हैं राजस्थान की सरकार को, गहलोत सरकार को, और गहलोत सरकार जिस हिसाब से चल रही है, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के टाइम में जो बीमारू राज था उसको हमने विकासशील राज में कन्वर्ट किया और गहलोत सरकार ने लाकर उसको गड्ढे में पटक दिया और वापस बीमारू राज में डाल दिया है। आप देखिए सिर्फ ये कुर्सी की लड़ाई चल रही है और कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। इनको राजस्थान की जनता की कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ विधायकों की फिक्र है कि विधायकों को कैसे तुष्ट करना है, उनको कैसे बजट आवंटन करना है, वो कह रहे हैं। आप देखिए ये जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां गिना रहे थे, मैं इनको बता दूं, इन्होंने कहा था हम कृषि कनेक्शन देंगे आपको। मैं बता दूं हर साल 2 लाख कृषि कनेक्शन देने की बात थी, 20,000 भी नहीं दे पाए। और ये जहां तक ओलंपिक ग्रामीण सुनो जी और जो आप ग्रामीण खेलों की बात कर रहे हो, ये सिर्फ एक मनोरंजन, ध्यान भटकाने का इन्होंने प्रायोजन किया है। अगर मैं इनको चुनौती देता हूं, राजस्थान सरकार, गहलोत सरकार, मुख्यमंत्री जी को चुनौती देता हूं कि अगर इसमें से 10 आदमी भी अगर आपने ओलंपिक लेवल के निकाल लिए तो मैं राजस्थान की सरकार को मान जाऊंगा। मैं चुनौती देता हूं कि 10 व्यक्ति भी इस पूरे आयोजन से अगर ओलंपिक में चले गए तो मैं ये बता दें कि वाकई ये सफल रहा होगा। तो ये निश्चित तौर पे कुछ नहीं, एक ढोंग है। और किस तरह से आपने देखा होगा जो अराजक स्थितियां राजस्थान में पैदा हो चुकी है, भ्रष्टाचार चरम पर है, अपराधीकरण हो गया है, जंगल राज है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। रोजगार की बात कर रहे थे, आप देखिए बेरोजगार युवा तो लाठी खा रहे हैं। आप देखिए आंदोलन कर रहे हैं, कहीं गुजरात में कर रहे हैं, कभी यूपी में जा रहे हैं। अगर ये मिलने जाते हैं तो उनको मुकदमे मिलते हैं, जेल मिलती है। ये तो युवाओं के हालात हैं। आप देखिए इन्होंने कहा किसानों का इन्होंने कहा था 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। आज तक 60 लाख किसान बाट जो रहे हैं। आप देखिए 4 साल होने को आ रहे हैं सरकार को, एक काय की उपलब्धि बता रहे हैं। मैं बता रहा हूँ पूरी तरह से फेल हो चुके। कानून व्यवस्था आपको बताए आए दिन रोज डकैतियां हो रही है, चोरियां हो रही है। कल आपने देखा होगा एक महिला के पैर काट दिए गए। आप देखिए किस तरह की राजधानी में घटनाएं हो रही है। तो दूर दराज के गांव, ढांडियों और कस्बों के क्या हालात होंगे आपसे छुपे नहीं है। और आपराधिक प्रवृत्तियां मैं आपको बता दूं 41 से 45% मुकदमे बड़े आपराधिक मामलों के। आप देखिए राजस्थान की हालत हो चुकी है, जंगल राज हो चुका है, कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है, डीजीपी फेल है। जो एसएचओ अगर एफआईआर दर्ज करता है उसके कॉन्ट्ररी डीजीपी बयान देते हैं, उसी के पुलिस के अधिकारी के ही बयानों को वो नकार देते हैं। तो इस तरह के हालात हैं, सिर्फ कुर्सी से चिपके हुए और विधायकों को खुश करने में लगे हुए, जनता का कोई ध्यान नहीं है। पूरा विकास तब होता है। किस तरह से अभी घटनाक्रम चला, विकास हुआ था वो घंटे में चला गया। मैं राजेंद्र जी से इसका जवाब ले लूं। राजेंद्र जी देखिए अपराध को लेकर तो बात सही है, लेकिन जब अपराध को लेकर बात की, मैं जी आऊंगा आपका सवाल। हाँ मैं 1 मिनट मैं बीजेपी से, मेरे साथी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि शायद सर सवाल को मयंक जी पहले उनके सवालों का काउंटर ले लेता हूँ। आपका सवाल लेके मैं उनके पास जाऊंगा, वो मैं लूंगा। वो गाड़ी ड्राइव करते हुए शायद मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वो इसको रोक दें तो ठीक है। साइड में रोक के खड़ा हूँ। चलिए राजेंद्र जी देखिए अपराध को लेकर ये भी बात सही है। अपराध को लेकर जब भी आंकड़ों की बात की जाती है तो ये कहा जाता है कि चूंकि एफआईआर के मामले बढ़े हैं, एफआईआर दर्ज होने को लेकर अब पुलिस के पास लोग पहुंचने लगे हैं, लोगों का डर खत्म हुआ है पुलिस के पास जाने से, इसलिए एफआईआर बढ़ी है। लेकिन कृषि कनेक्शन को लेकर सवाल उठाए इन्होंने ये भी कहा है कि ग्रामीण ओलंपिक तो किया गया लेकिन इसका कोई रिजल्ट सामने निकल कर नहीं आएगा। 10 भी अगर खिलाड़ी ओलंपिक में चले जाएंगे तो वो कांग्रेस सरकार को मान लेंगे। कई तरह की चुनौतियां आपके सामने हैं। 2-3 चुनौतियां तो उन्होंने कही कि जो भी योजनाएं लागू की जा रही हैं, 2.5 लाख की बात करें, 20,000 भी कृषि कनेक्शन नहीं दिए। देखिए प्रभात जी, मेरे ख्याल से कृषि विभाग की और विद्युत विभाग की वेबसाइट पे जाके आप वेरीफाई कर सकते हैं। 2 लाख कृषि कनेक्शन किए जा चुके हैं और भी जैसे प्रगति पर है, प्रायोरिटी के ऊपर कनेक्शन दिए जा रहे हैं। निश्चित रूप से इस तरीके की बातें इनको नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं फिर बताना चाहता हूँ राजस्थान में बेहतर कानून व्यवस्था है, उसका आपको प्रमाण ये दूंगा कि 11 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव राजस्थान में आए। इनसे पूछिए कि उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या हरियाणा में या गुजरात में कितने निवेश प्रस्ताव आए। आज निवेशक अपनी पूंजी अगर कहीं निवेश करता है, सुनिए जब आप देखिए कि आपके मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 40% योजनाएं धरातल पर आ गई हैं, जो अभी इन्होंने एमओयू की 40% आ गई है। सिर्फ 52,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है। राजेंद्र जी बताइए, पेपर में आया था, आप सुनिए, आपके मुख्यमंत्री कहते हैं 52
भी है, आपको कुछ पता भी है, अनशन बोले जा रहे हैं। मैं जब आपको पूरा जवाब दे रहा हूँ, 40% समिट से पहले धरातल पर आ चुकी, उसके यही कह रहा हूँ, साथ गलत आंकड़े दे रहे हो आप। अभी पेपर में आया था कोई गलत मुख्यमंत्री का आंकड़े बयान नहीं है। था कि आपने आपके 450 प्रोजेक्ट लगाए 10 करोड़ के, 4500 करोड़ के हो गए, और 7 प्रोजेक्ट 100 करोड़ अरे के, यार, ये तो 700 करोड़ 5200 करोड़ का अब तक आपके धरातल पर आए हैं। ये पूरी सच्चाई है, उसको आप झुटला नहीं सकते हो, पेपरों में आए हैं। आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है, 60 65 30,000 करोड़ तो टाटा ही कर रहा है, 65,000 करोड़ का अडानी पावर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अरे तो वो आपको 7 साल में है, कोई आज नहीं आ गया है आपका धरातल पर। आज भी आप अडानी जी के गोद में आके बैठ गए। अभी आपके राहुल गांधी जी कहते थे अडानी अंबानी नरेंद्र मोदी जी के लिए काम करते हैं, वो उनके एजेंट है। आपने पूरा हिंदुस्तान का व्यापार उन दोनों के हाथ में नहीं। हिंदुस्तान में कितना कर्जा है? हिंदुस्तान में कितना कर्जा पता है आपको? हिंदुस्तान में कितना कर्जा पता है? देश में महंगाई कितनी है? करते हैं आज आप अडानी को, बेरोजगारी, संसाधनों की लूट, इसके लिए कौन जिम्मेदार है बताइए ना। हिंदुस्तान में बेरोजगारी कितनी है? हिंदुस्तान में महंगाई कितनी है? हिंदुस्तान में अंदर कर्जे का बोझ कितना है? कितना कर्ज आपको चुकाना है? कितना कर्ज चुकाना है पता है आपको? 7.6%। आपको पता है नहीं पता? भारत सरकार को कितना कर्ज चुकाना है पता है क्या? भारत सरकार को कितना कर्ज चुकाना है पता है? आप नौकरी भारत सरकार को कितना कर्ज चुकाना है पता है क्या आपको? भारत सरकार को कितना कर्ज चुकाना है पता है? चलिए, फालतू बात करते हो। आपको पता नहीं है, पूरी अर्थव्यवस्था को नष्ट में डाल दिया, पूरी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। सरकार से कर्ज लिए जा रहे हो और आपने पूरा का पूरा महंगाई, अलीपुर जी, आपका जो सवाल था उसका जवाब मैं एक बार आपको पता है 8 सालों में आपने देश को कहाँ पहुंचा दिया? जो देश 30वें नंबर की अर्थव्यवस्था था, उसको कहीं 10वें नंबर पे भी नहीं है, पता है? अरे क्या बात कर रहे हो राजेंद्र जी, आपको शर्म आनी चाहिए। अभी भारत 5वीं सबसे बड़ी विश्व अर्थव्यवस्था बना है, जो 11वीं अर्थव्यवस्था था आपके समय में। हमने जिन्होंने राज किया हिंदुस्तान में, अंग्रेजों को पीछे छोड़ दिया, उनकी अर्थव्यवस्था भी 6वें नंबर पे चली गई। अगर आपको यही नहीं मालूम तो आपको डिबेट में आने का अधिकार नहीं है। 5वीं सबसे बड़ी विश्व की अर्थव्यवस्था हो गई, ये नहीं होगी, बताइए आप। मेरा नया सवाल, मुझे लगता है कि नया सवाल, राजेंद्र जी एक और सवाल, राजेंद्र जी एक नया सवाल जोड़ूंगा। राजेंद्र जी इन्वेस्टमेंट के अलावा, अरे 5वीं अर्थव्यवस्था हुई नहीं हुई इसका जवाब दो आप। विश्व में रुपए के आसपास डॉलर पहुंच गया। राजेंद्र जी आप दोनों को मैं रोकना चाहूंगा। राजेंद्र जी एक सेकंड, मोदी जी कहते थे कि डॉलर गिरता है तो देश की बात गिरती है। अब डॉलर आप देखिए पूरे विश्व में मुद्रा गिरी है, भारत का रुपया फिर भी इतना नहीं गिरा है जितना चाइना का गिरा है, यूरोप का गिरा है। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया का गिरा है, भारत का रुपया उनकी तुलना में कम गिरा है। गवर्नर कहता है कि हम डॉलर की गारंटी नहीं ले सकते। बताइए क्यों नहीं ले सकते डॉलर की, रुपए की गारंटी? रिजर्व बैंक का गवर्नर कहता है हम रुपए की गारंटी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? अरे आपके समय में गवर्नर रघुराम राजन जी ने क्या स्टेटमेंट दिए थे? आपके टाइम में गवर्नर थे नहीं थे? उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था फिर भी सुदृढ़ है, स्टेबल है विश्व की अर्थव्यवस्था के मुकाबले। देश में संसाधनों की लूट सबसे ज्यादा है। राजेंद्र जी एक सवाल और करूं, राजेंद्र जी एक सवाल और करता हूं। में घोटाला हुआ, डॉलर का भाव क्या है? अब आप बताइए, अगर ये पैरामीटर किसी देश की अर्थव्यवस्था जांचने के हैं तो आप इन चारों पैरामीटर पे क्या करें बताइए? राजेंद्र जी राजस्थान की राजनीति से जुड़ा, राजस्थान की राजनीति पर वापस आऊंगा। राजेंद्र जी राजस्थान की राजनीति, चलिए ठीक है, सवाल समय कम है। तीसरे मोर्चे को लेकर आप कितनी चुनौती समझते हैं राजेंद्र जी? सवाल समय कम है जी। देखिए, तीसरे मोर्चे की कोई चुनौती नहीं है। जहां तक बात सिर्फ जनता के लिए डेवलपमेंट की है, डेवलपमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। देश का, प्रदेश का कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जिसको राजस्थान सरकार की योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा हो। चाहे तमाम तरीके की योजनाएं उनके पास में है। और लोगों ने देखिए, जो तीसरे मोर्चे वाले लोग भी हैं, उनका चेहरा भी वो लोग पहचान चुके हैं। उन्होंने, उनकी कथनी और करनी में फर्क है। वो गांधी को नहीं मानते, कहीं पे वो अंबेडकर को नहीं मानते, तो उनका चरित्र पूरी तरीके से खुल चुका है। वो किसके लिए काम कर रहे हैं, किसके लिए नहीं कर रहे हैं, ये भी उनको पता है निश्चित रूप से। मयंक जी से जवाब ले लेते। मयंक जी मैं आपसे जवाब लूंगा। मेरे ख्याल से एक बार बीजेपी से भी मैं, आप क्या चुनौती बीजेपी क्या समझते हैं, दोनों का एक साथ आप जवाब दीजिएगा। शैलेंद्र जी, तीसरे मोर्चे की चुनौती। देखिए,
कोई तीसरे मोर्चे की चुनौती नहीं है, आपका तो अभी अस्तित्व ही नहीं है। आपने पिछली बार भी 142 सीटों पे चुनाव लड़ाया था, जमानतें जब्त हो गई, इनका संगठन नहीं बना है। कांग्रेस की हालत तो यह है कि आप देखिए ना तो इनके अभी 13 जिलों के अलावा जिलाध्यक्ष है, ब्लॉक अध्यक्ष बना, ब्लॉक अध्यक्ष नहीं बने। अरे आप सुन लो राजेंद्र जी, सुनने की आदत है आपको पता नहीं मर्यादा क्या होती है डिबेट की। आप सुनो, जब आप आज आपके संगठन क्या है, क्या आपने जिलाध्यक्ष बना दिए, क्या आपने ब्लॉक अध्यक्ष बना दिए, क्या 25 सांसदों की आने की हिम्मत नहीं है। 25 सांसदों ने कोरोना के अंदर मुंह छुपाते फिरते थे आपके सांसद। आप दोनों रुकिए, समय कम है मेरे पास, समय कम है मेरे पास। शैलेंद्र जी रुकिएगा, समय कम है। अब मैं मयंक जी के पास जाऊंगा। आखिरी सवाल, मयंक जी, आपने दोनों की चुनौतियां सुन ली, दोनों आपको नकारते हैं, दोनों आपको चुनौती के तौर पर देखते ही नहीं है। अब आपको क्या लगता है, आपको क्या जो भी चीजें इन्होंने सामने रखी है, जाति को लेकर आपकी उन्होंने विचारधारा बताई, अंबेडकर को लेकर उन्होंने आपकी विचारधारा बताई, कथनी और करनी में उन्होंने अंतर बताया, और बीजेपी का ये तो कहना है कि तीसरे मोर्चे पर कहीं नहीं लड़ती, 142 सीटों पर चुनाव लड़े, ज्यादातर पर जमानत जब्त हो गई। आपको अब इन लोगों से सर्टिफिकेट लेंगे क्या हम? आप अपनी बात कीजिए। जनता ने सर्टिफिकेट दिया, बैंक की पंजाब से गांधी जी की तस्वीर क्यों गायब कर दी? आपको सर्टिफिकेट कोई पंजाब से गांधी जी की तस्वीर हटा दी आपने। उनको आप सुन तो लीजिए उनको। आप अपनी बात कीजिए मयंक जी, आप अपनी बात कीजिए। पंजाब से गांधी जी की तस्वीर हटा दी। अपनी बात कीजिए मयंक जी, अपनी बात कीजिए। मयंक जी अपनी बात कीजिए, समय कम है। ये हमें सर्टिफिकेट देंगे क्या? इनकी खुद की जो देश की दुनिया को अपना आपको दुनिया की सबसे पुरानी पार्टी बताते थे और जो 2023 में लुप्त होने वाली पार्टी बनने जा रही है, दूसरी पार्टी जो कहती है साहब हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, वो दिल्ली में बिल्कुल उनका सुपड़ा साफ कर दिया हमने। पंजाब में वो जीरो होकर आ गए, दिल्ली में उनकी इतनी परिस्थिति नहीं हो पा रही कि वो एमसीडी के इलेक्शन हमारे सामने कर लें। ये लोग हमें सर्टिफिकेट देंगे क्या सर? आप राजस्थान की बात कीजिए। ये देश की सबसे युवा पार्टी के साथ खुद ही दे रहे हो। ये हमको सर्टिफिकेट देकर बताएंगे साहब हम राजस्थान में किस जगह खड़े हैं। इनको खुद को नहीं पता इनके साथ क्या होने वाला है, कौन इनका रहेगा, कौन इनका प्रदेश अध्यक्ष रहेगा। प्रदेश अध्यक्ष रात को सोचते हैं, उन्हें सुबह पता नहीं चलता। तो चुनौती देने के लिए आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी है? आम आदमी पार्टी क्या तैयारी है इन दोनों को चुनौती देने के लिए? आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी है? आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी है इन दोनों को चुनौती देने के लिए? आम आदमी पार्टी की ये तैयारी है सर कि आज 11,000 पंचायतों पे हमारी पूरी कार्यकारिणी, हमारे साथ लोगों की टीम पूरी जुड़ गई है। 8,000 वार्डों पे हमारे पास है, 200 विधानसभाओं पे हमने लगातार काम कर रहे हैं। हमारे पास आप क्या बात कर रहे हो, 40,000 गाँव की पूरी डाटा शीट बन रही है। हमारी बुकलेट स्कीम पूरे प्रदेश में हम लोग बुकलेट्स भर रहे हैं। हम लोग इनकी तरह चेहरा चमकाने के लिए राजनीति ना करने राजनीति में आए हैं, ना राजनीति कर रहे हैं। हम लोगों को पे वर्क करना है, लोगों के लिए काम करना है। ठीक है, आपने अपनी रणनीति बता दी। ठीक है। चलिए, मैं माफी चाहूंगा आप सभी से, समय पूरा हो चुका है। आपने सबने अपनी रणनीति तो बता दी, लेकिन इसको भी आपको अंदरूनी तौर पर मानना होगा कि देखिए चुनौतियां अब राजनीतिक दलों में आमने सामने की नहीं है। अंदर खाते भितरघात करने के लिए भी कई नेता सामने बैठे हैं। कांग्रेस की, बीजेपी की, आम आदमी पार्टी, सभी की मैं बात कर रहा हूं। चुनौतियों के बीच खुद की अंदरूनी चुनौतियां, उनसे आप पार पा पाएंगे या नहीं पा पाएंगे, क्योंकि 1 साल का अभी वक्त बचा है। और 1 साल पहले, आज से पहले 1 साल पहले तक चुनावी अभियान शुरू नहीं होते थे। 6 महीने पहले आचार संहिता से 1-2 महीने पहले कुछ चीजें शुरू होती थी, लेकिन अब जबकि 1 साल पहले चुनावी तैयारी शुरू हो चुकी है, ये साफ तौर पर तीनों राजनीतिक दलों की उस घबराहट को भी बताती है कि हम कहीं पीछे ना रह जाएं, अब हमें मैदान में उतरना ही पड़ेगा। फिलहाल आपकी तैयारियां कितनी कामयाब होती हैं और इसमें आपको उन तैयारियों को लेते हुए अपने अंदर की लड़ाई को कैसे शांत करना है, दूसरे राजनीतिक दल के सवालों के कैसे जवाब देने हैं और वापस कांग्रेस के सामने एंटी इनकम्बेंसी होते हुए वापस सत्ता में लौटना चुनौती है बीजेपी को, या ये चुनौती है कि वो क्या कांग्रेस को एक बार फिर हराकर, जो परिपाटी चली आ रही है, बीजेपी अपने आप को काबिज कर पाएगी। और आम आदमी पार्टी के सामने ये चुनौती है कि क्या वो एक नया राजनीतिक इतिहास शुरू कर पाएगी, नई राजनीतिक एक परिपाटी शुरू कर पाएगी राजस्थान में तीसरे मोर्चे के तौर पर। देखना होगा, वक्त इसमें लगेगा, पता चलेगा आने वाले वक्त में क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। खास खबरों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।